नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश वाराणसी में सोमवार से G20 की एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक शुरू। बैठक के उद्घाटन सत्र को केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने किया संबोधित। प्रथम सत्र में फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, रोल ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन विषय पर होगा मंथन। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के प्रयासों से 200 टन महुआ लंदन निर्यात किए जाने का हुआ अनुबंध। 200 टन महुआ 110 रुपए किलो की दर से लंदन को निर्यात करेगा मध्य प्रदेश। नवे अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में लंदन की मेसर्स ओ फॉरेस्ट की भारतीय इकाई मधुवन्या के साथ हुआ समझौता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को गंगा समर्क अभियान सम्मेलन में लिया हिस्सा। कहा कि आजादी के बाद अनेक सरकारें बनी, लेकिन किसी ने भी गंगा स्वच्छता की ओर नहीं दिया ध्यान। प्रधानमंत्री ने गंगा स्वच्छता को लेकर गंगा काउंसिल का किया गठन। उत्तराखंड को भी सदस्य के रूप में किया है मनोनीत। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, विदर्भ सहित कई इलाकों में 5 दिनों का बेमौसम बारिश का अलर्ट किया जारी। मुंबई मौसम विभाग ने तत्काल चेतावनी जारी करते हुए कहा कि बिजली की गर्जना के साथ राज्य के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम हो सकती है बारिश। 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान। पुणे और सतारा में अलग अलग जगहों पर आंधी का संभावना। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश वाराणसी में सोमवार से G20 की एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक शुरू हो गई। नदेसर स्थित तारांकित होटल में आयोजित बैठक के उद्घाटन सत्र को केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल सेवानिवृत्त वीके सिंह ने संबोधित किया। इस बैठक के प्रथम सत्र में फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, रोल ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन विषय पर G20 देशों के कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ विमर्श कर रहे हैं। 19 अप्रैल तक चलने वाली G20 बैठक में कृषि शिक्षा, अनुसंधान विषयों पर कृषि वैज्ञानिक विमर्श करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और सचिव संजय के अनुसार सम्मेलन में विश्व स्वास्थ्य संगठन व वैश्विक व्यापार संगठन सहित कृषि के क्षेत्र में काम करने वाली कई संस्थाओं के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। बैठक में खाद्य सुरक्षा और पोषण, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, डिजिटल एग्रीकल्चर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सहित कृषि अनुसंधान और विकास के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। सम्मेलन का विषय वसुधैव कुटुंबकम है और इसके जरिए एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य का संदेश दिया जाएगा। बैठक के पहले दिन मिलेट्स का महत्व बताने के लिए बेहद दिलचस्प मिलेट एग्जीबिशन लगाई गई। इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कई वैरायटीज मौजूद हैं। दरअसल भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 पहल के रूप में बाजार और अन्य प्राचीन अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पहल महर्षि पर भी विचार विमर्श का प्रस्ताव है। महर्षि का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 और उसके बाद अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाना और बाजरा तथा अन्य प्राचीन अनाज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 130 countries grow millets of various types. Our aim is to harness our knowledge and pass on to others. And the benefits of each one of them is different. हर एक का अलग-अलग benefit है. And I'm sure when we discuss with the world, we'll be able to convince them that we need to share between us what can benefit them and what can benefit us. और आगे बढ़ते हैं, जहां राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पंचायती स्तर पर चुनाव में राजनीतिक भागीदारी को इसलिए दूर रखा गया है ताकि हम अपने ग्रामीण स्तर पर सामाजिक सौहार्द को बनाए रखें। राष्ट्रपति ने कहा कि गांव परिवार का ही एक विस्तृत रूप है, इसीलिए वहां आम सहमति से गांव के विकास को आगे बढ़ाना चाहिए। इस योजना के पीछे सोच ये थी कि गांव में शांति और सद्भावना बनी रहे और चुनाव के कारण आने वाली कड़वाहट से बचा जा सके। मेरा मानना है कि गांव परिवार का ही विस्तृत रूप है। परिवार में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए।
सारी सामुदायिक कार्य यथासंभव आम सहमति से होने चाहिए। अगर चुनाव की नौबत भी आए तो ये चुनाव ग्रामवासियों में विभाजन ना लाए। और उन्होंने आगे कहा कि किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी बेहद जरूरी है। किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी अत्यंत आवश्यक होती है। महिलाओं के पास अपने और अपने परिवार तथा समाज के भलाई के लिए अधिक से अधिक निर्णय लेने के अधिकार होनी चाहिए। ये अधिकार परिवार और ग्राम स्तर पर उनके सशक्तिकरण से प्राप्त होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को गंगा समर्ग अभियान सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद देश और प्रदेश में अनेक सरकारें बनी, लेकिन किसी ने भी गंगा स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दिया। ये गंगा जमुना की भूमि है जो वनों पर्वतों से आच्छादित है, जिसका अपना स्वरूप बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा स्वच्छता को लेकर देश में गंगा काउंसिल का गठन किया, जिसमें उत्तराखंड राज्य सरकार को भी सदस्य के रूप में मनोनीत किया है। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि गंगा गौमुख से निकलकर भारत के हजारों शहरों को छूकर गंगा सागर में जा रही है, जिससे स्वच्छ और साफ किए जाने का उत्तराखंड सरकार संकल्प ले चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का गंगा को स्वच्छ किए जाने का जो प्रयास किया जा रहा है वह काफी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार भी संकल्पित है, जो भी इस कार्य में योगदान होगा उसे लोगों के माध्यम से पूरा किया जाएगा। हमारे प्रदेश से गौमुख से निकलकर उत्तराखंड की धरती से निकलकर जहां तक भी हमारी सीमा पड़ती है, उस सीमा से हम गंगा जी को बिल्कुल स्वच्छ, निर्मल और आचमन करने के लिए आगे को बढ़ी है और उस काम में हम तेजी से काम कर रहे हैं। इसके लिए जहां अभी एसटीपी के माध्यम से अन्य को जो नाले पहले गंदे नाले मां गंगा में मिलते थे, उन सभी को कहीं न कहीं टेप करके लगभग 132 नालों को एसटीपी के माध्यम से स्वच्छ किया गया है, यानी कि उसको ठीक किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के 125 नालों को एसटीपी के माध्यम से स्वच्छ किया जा रहा है। नमामि गंगे योजना के तहत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में समग्र रूप से लगभग 105 करोड़ 45 लाख रुपए का हमने यहाँ के लिए प्रावधान किया है। नमामि गंगे पहल के तहत राज्य में गंगा नदी के किनारे 15 नगर जो पड़ते हैं, 15 शहर छोटे बड़े मिलाकर, उसमें 131 दूषित नाले थे, उनको हमने टेप किया है और 34 एसटीपी के माध्यम से लगभग 140 एमएलडी सीवरेज का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और इसके नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 24 स्नान घाटों एवं 26 मोक्ष घाटों का निर्माण कर उन्हें रोग के लिए उपयोग के योग्य बनाया है और साथ ही साथ गंगा के जो कैचमेंट क्षेत्रों में गंगा वाटिका 30 बायोडायवर्सिटी पार्क एवं नर्सरियों को विकसित किया जा रहा है। लगभग 12,600 हेक्टेयर जो गंगा के किनारे की जो जमीन है, उसको पौधारोपण एवं जल संरक्षण का कार्य भी गंगा के पुनर्जीवन के लिए किया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि महुआ लंदन को निर्यात करेगा मध्य प्रदेश। बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के प्रयासों से 200 टन महुआ लंदन निर्यात किए जाने का अनुबंध हुआ है। नवे अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में लंदन के मेसर्स ओ फॉरेस्ट की भारतीय इकाई मधुवन्या के साथ ये समझौता हुआ है। राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक ने बताया है कि महुआ से पृथक और मधुवन्या के साथ ये अनुबंध हुआ है, उसकी आपूर्ति वर्ष 2023 में की जाएगी। उमरिया, अलीराजपुर, नर्मदापुरम, सीहोर,
सीधी और खंडवा जिले से होगी। और आपको बता दें कि नर्मदापुरम से सहेली वन धन विकास लघु वनोपज संघ द्वारा खाद्य ग्रेड महुआ को नेट के माध्यम से संग्रहित कराया जाएगा और इसके लिए संग्राहकों को प्रक्रिया दी जाएगी और इसका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस विधि से संग्रहित महुआ के फूल मिट्टी और खरपतवार रहित होते हैं और इससे गुणवत्तापूर्ण महुआ संग्रहण करने से बाजार में उनकी खासी कीमत प्राप्त होती है। वन मंडल में महुआ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 35 रुपए प्रति किलो है और 35 रुपए प्रति किलो का महुआ 110 रुपए प्रति किलो की दर से निर्यात किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जहां देश में नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद युवाओं में कृषि आधारित व्यवहारिक शिक्षा व कौशल दक्षता से युक्त नए भारत की संकल्पना को मजबूती मिल रही है। नई शिक्षा नीति से युवाओं के जरिए आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के साथ नदियों के संरक्षण में विश्वविद्यालयों की भूमिका पर देश के जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर संजीव बंसल से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में नई शिक्षा नीति लागू कर युवाओं को कौशल युक्त दक्षता देने के साथ साथ एक चरित्रवान राष्ट्र के निर्माण में मदद मिल रही है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर संजीव बंसल। सर, अगर बात करें नई शिक्षा नीति की, युवाओं के कौशल निर्माण और चरित्र निर्माण में कितनी मददगार है? देखिए, आपने दो कीवर्ड्स किए बहुत ही इंपॉर्टेंट, कौशल निर्माण और चरित्र निर्माण। ये शिक्षा नीति मेरे हिसाब से दोनों मुद्दों को बहुत ही अच्छी तरह से देखेगी और इस शिक्षा नीति की बहुत सालों से आवश्यकता थी। जैसे आप जानते हैं, पिछले 36 सालों के बाद ये शिक्षा नीति 2020 में इम्प्लीमेंट हुई है और पहले 1 साल तो इसका कोविड के कारण थोड़ा सा समय खराब हुआ, पर अब ये शिक्षा नीति हर विश्वविद्यालय में, हर स्कूल में पूरी तरह से लागू हो गई है और मेरा पूरा अनुमान है कि ये शिक्षा नीति आने वाले समय में एक मील का पत्थर शामिल होगी। कृषि शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो या व्यावहारिक शिक्षा हो या कौशल दक्षता युक्त शिक्षा, सभी में नई शिक्षा नीति में न केवल बदलाव किया गया है बल्कि सहज और सरल भी बनाया गया है ताकि छात्र इसको जीवन में अपनाएं और व्यावहारिक तरीके से इसको आत्मसात करें। आदमी के चरित्र निर्माण के लिए एजुकेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और एजुकेशन के अंदर जो चारों फैक्टर आपने कहे, और उसमें मैं अगर आप इसको मेरे को परमिट करें तो मैं इसको पहले व्यवहारिक शिक्षा को सबसे ऊपर रखता हूँ, उसके बाद कौशल दक्षता को ऊपर रखता हूँ, फिर तकनीकी शिक्षा को और उसके बाद चौथा बाकी सारी की शिक्षाओं को रखता हूँ। और मेरा ये मानना है कि ये सारी शिक्षाएं इस शिक्षा नीति से पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होंगी। इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव जो भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किया है वो है पूरे के पूरे स्कूल एजुकेशन की स्ट्रक्चर को भी चेंज करना, जिसमें हमने अब LKG और UKG वाली शिक्षा को भी पूरी तरह से इसमें शामिल कर दिया है। और अगर हम बच्चों को छोटे लेवल से ही उनकी हम एजुकेशन पॉलिसी में चेंज लेकर आएंगे तो ये जब तक वो बच्चे स्कूल कॉलेज एजुकेशन में पहुंचेंगे उनके लिए ये बहुत कारगर साबित होगी। जल शक्ति मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों के साथ MOU किया है जिसमें नदियों के संरक्षण और इनके पुनरुद्धार के लिए युवाओं की भागीदारी बढ़ाई है। शिक्षाविद के तौर पर आप किस तरह देखते हैं? आध्यात्मिकता से ज्यादा मैं कहता हूं कि अगर आप किसी भी उसमें देखें तो एनवायरनमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी जीवन में, और अगर एनवायरनमेंट साफ नहीं होगा, अगर एनवायरनमेंट प्रदूषित होगा तो आपके इसका पूरा इंपैक्ट आपके मानसिक रूप पर, शारीरिक रूप, हर जगह पे पड़ेगा। नई पॉलिसी के हिसाब से एनवायरनमेंट को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया जा रहा है। हमने भी इस बीच में बहुत सारी जगह पर एनवायरनमेंट से रिलेटेड MOU कर रहे हैं। ये सारे के सारे जितने भी हमारे पास प्रस्ताव हैं, जितने भी हमारे MOUs हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत अच्छा साबित होंगे, क्योंकि अगर हमारा एनवायरनमेंट साफ होगा तो उससे आपकी शारीरिक और मानसिक रूप पर काफी परिवर्तन होगा। तो ये थे जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर संजीव बंसल, जिनका मानना कि भारत सरकार द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति से एक और जहां युवाओं में विचार, व्यवहार और संस्कार का बदलाव आएगा, वहीं दूसरी ओर कौशल दक्षता के साथ साथ चरित्रवान राष्ट्र के निर्माण में भी मदद मिलेगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन भीम सिंह के साथ ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि महिला उद्यमी केंद्र शासित प्रदेश की रीढ़ हैं। उन्होंने कहा कि क्षमता निर्माण, ऋण आसानी से सुलभ बनाने और मंडियों तक संपर्क उपलब्ध कराने के लिए समुचित कदम उठाए गए हैं। सिन्हा ने कहा कि उनका सामूहिक प्रयास अधिक प्रगतिशील, वृद्धि उन्मुखी और आकांक्षी समाज का निर्माण करने के लिए है। अगले 25 वर्ष की विकास यात्रा के लिए ठोस बुनियाद निर्मित की जा रही है। सिन्हा ने कहा कि प्रशासन और नागरिकों की भागीदारी केंद्र शासित प्रदेश के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तन ला रही है। उपराज्यपाल ने अपने
मासिक कार्यक्रम आवाम की आवाज में ये बात कही। उपराज्यपाल ने कहा कि कश्मीर संभाग पीली क्रांति का साक्षी बन रहा है, जहां तिलहन उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि इससे तेल निकालने और मूल्यवर्धन के लिए अतिरिक्त अवसर उपलब्ध होंगे और लोगों को उद्यमिता के लिए ज्यादा अवसर मिलेंगे। अकेले कश्मीर घाटी में ही इस वर्ष 800 करोड़ रुपए से अधिक का सरसों तेल उत्पादन होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर सरसों तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। सिन्हा ने बशोली पेंटिंग की GI टैगिंग के लिए केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये जम्मू कश्मीर की कलात्मक और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और प्रोत्साहन की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्या आपको मीठा खाना पसंद है, पर शुगर, डायबिटीज या मोटापे की वजह से आप अपना मन मार लेते हैं? पर जरा रुकिए, अब आप मीठा स्वाद के साथ खाएंगे और नुकसान की जगह के ये फायदा पाएंगे। श्री अन्न के साथ अब आपके मीठे की क्रेविंग पूरी होगी। बेनाट मिलेट से बनते ये चॉकलेट लड्डू आपके मुंह में पानी ला देंगे। कम पानी में ज्यादा फसल की पैदावार देने वाले ये मिलेट्स पोषक तत्वों का बूस्टर डोज है, जिसकी आज हम सबको जरूरत है। हम ये जो पॉजिटिव 5 मिलेट्स है उस पे हम काम कर रहे हैं। हमारी टीम का नाम है ओमनी ओजस और मैं उसकी मेंबर हूँ। हम बानियार मिलेट रवा का चॉकलेट लड्डू बनाए हैं। जो ऐसे हम वो नॉर्मल रवा का या गेहूं के जो बनाते हैं तो वो हेल्दी नहीं होते, ये हमारा हेल्दी वर्जन है। अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग मिलेट्स होते हैं हमारे जैसे बानियार मिलेट्स का मैं आज बता रही हूँ। तो जो थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जो होता है तो उसमें ये फायदेमंद रहता है। जो भी सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी के उसमें भी ये फायदेमंद रहता है। पोषण के कर्णधार श्री अन्न से बने ये स्वादिष्ट लड्डू कैसे बनते हैं, चलिए आपको बताते हैं। घाव और मिलेट की इस बारीक सूजी को सबसे पहले घी में सेका जाता है। अच्छे से सेकने के बाद इसे ठंडे होने के बाद इसमें नारियल का बूरा मिला देते हैं। फिर अलग से गुड़ की चाशनी बनाई जाती है। फिर इसमें जो सेका हुआ मिलेट है उसे मिक्स किया जाता है। फिर उसमें चॉकलेट पाउडर, इलायची, ड्राई फ्रूट मिक्स किए जाते हैं। सर्दियों में इसे गोंद, सोंठ इत्यादि मिलाकर भी खाया जाता है। इसके बाद पूरे मिक्सचर के ठंडे होने के बाद उसे लड्डू के शेप में किया जाता है और नारियल के बूरे से सजाकर तैयार है आपके स्वादिष्ट और पौष्टिक मिलेट के लड्डू। अहमदाबाद की ओमनी ओजस की टीम बहुत लंबे समय से लोगों में मिलेट्स को लेकर जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। साथ ही साथ ये लोग श्री अन्न से बनी कई स्वादिष्ट और रोचक व्यंजनों से लोगों का पोषण कर रहे हैं। हमारी टीम को मिलेट्स के फायदे मालूम है, जैसे कि नेगेटिव मिलेट्स जो खाते हैं तो उनसे क्या क्या डिसीज होते हैं। ये ग्लूटेन फ्री है, तो जो भी जितने भी पेशेंट है, जितने भी डिसीज है, तो ये खाने से उसमें फायदे रहते हैं। श्री अन्न केवल खेती या खाने तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की परंपराओं से परिचित हैं। वो ये भी जानती है कि हमारे यहाँ किसी के आगे श्री ऐसे ही नहीं जुड़ता। जहाँ श्री होती है वहाँ समृद्धि भी होती है और समग्रता भी। आप भी अपने जीवन में श्री अन्न को अपनाकर स्वास्थ्य और समृद्धि रूपी धन पाइए। अहमदाबाद से लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट, DD न्यूज। और उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में मौजूद भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र संस्थान के माध्यम से सैरोगेसी तकनीक का सफल परीक्षण किया गया है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि सैरोगेसी तकनीक के माध्यम से फिलहाल 26 से 27 बछड़ों का प्रजनन हो गया है। अब केवल इंसान ही नहीं, गाय भी सैरोगेसी तकनीक के माध्यम से बछड़े को जन्म देंगी। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली के वैज्ञानिक अनूठे प्रयोग कर रहे हैं, जिससे सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि गाय भी सरोगेसी तकनीक से बछड़े को जन्म देगी। बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने सरोगेसी तकनीक का सफल परीक्षण किया है। कहा जा रहा है कि अब इंसान की तरह गाय भी सरोगेसी तकनीक के जरिए बेहतर नस्ल के बछड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। संस्थान के वैज्ञानिकों ने बताया कि सरोगेसी तकनीक के जरिए अब तक 26 से 27 बछड़ों का प्रजनन हो चुका है।
इस टेक्निक को हम फील्ड में अप्लाई करें तो सपोज आप मानिए कोई किसान की 4 से 6 लीटर दूध देने वाली गाय है, इसमें अगर हम 12 लीटर या 16 लीटर दूध देने वाली गाय का इंद्रिय जो 12 से 16 लीटर इसका एक माँ से मिला हो और उसका सीमेन भी 20 लीटर वाले बिल का हो, तो अगले ब्यात में ही अमूमन उस किसान के पास जो बच्चा पैदा होगी वो करीब 12 से 16 या 14 लीटर देने की कैपेसिटी रखती है। इस टेक्निक का ये मैजिकल इफेक्ट है। IVRI के छात्र प्रदीप चंद्रा ने बताया कि कम दूध देने वाली गाय को सरोगेट मदर बनाकर अधिक दूध देने वाली नस्ल के बच्चे पैदा कराए जा रहे हैं, जिससे गाय काफी अधिक मात्रा में दूध देगी। ये जो टेक्निक है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, इसकी मदद से हम एक अच्छी नस्ल की गाय जो ज्यादा दूध देती है उसके भ्रूण बनाते हैं और उन भ्रूणों को हम फिर एक जो दूसरी गाय है जो कम दूध देती है उसमें हम ट्रांसफर करते हैं। और बेसिकली जो हम इसमें टेक्निक का यूज करते हैं वो सरोगेसी है। जैसा कि ह्यूमंस में भी आपने देखा होगा कि सरोगेसी टेक्निक बहुत ज़्यादा इस समय चलन में है, तो उसी तरीके से हम इसमें जो एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं वो जो दूसरी गायों में करते हैं उनको सरोगेसी। हमने यहाँ पे अपने फार्म पे जो IVRI का हमारा फार्म है उसमें हमने 27 से 28 बच्चे हम लोग इस समय पैदा कर चुके हैं और अभी भी ये तकनीक हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे भी आने वाले समय में हम और ज़्यादा बच्चे इससे यहाँ पे बनाने वाले हैं। और इसी के साथ ही हम इस तकनीक को फील्ड में भी इस्तेमाल करते हैं और हमारे यहाँ से जो एम्ब्रियो हमने बनाए हैं उसको हमने सक्सेसफुली फील्ड में भी ट्रांसफर किया है और फील्ड में ट्रांसफर करके भी हमारी अच्छी खासी इसमें प्रेगनेंसी आई है। इस तकनीक के माध्यम से गायों के जन्म लेने से पशुपालकों को काफी आर्थिक सहायता प्राप्त होगी, क्योंकि पशुपालकों को अच्छी दूध देने वाली गायों की सहायता से मोटी कमाई हो जाती है। सरोगेसी तकनीक से प्राप्त हुए पशुओं से पशुपालकों को काफी मात्रा में दूध प्राप्त हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात करते हैं मौसम की, जहां मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में 5 दिनों का बेमौसम बारिश का अलर्ट जारी किया है। 2 दिनों तक मौसम सामान्य रहने के बाद बुधवार से मौसम करवट बदल सकता है। इस तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बेमौसम बारिश का पूर्व अनुमान व्यक्त किया गया है। मुंबई मौसम विभाग ने तत्काल चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि बिजली की गरजना के साथ राज्य के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस बीच 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। पुणे और सतारा जिले में अलग अलग जगहों पर आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के छुटपुट स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है और इसी तरह से नासिक, अहमदनगर, कोल्हापुर और सांगली जिले में अलग अलग स्थानों पर तेज हवाएं चलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल, बिहार और तटीय आंध्र प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान लू चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब और हरियाणा में कुछ स्थानों पर अगले 2 दिन लू की स्थिति रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत और पड़ोसी मध्य प्रदेश तथा पूर्वी भारत के ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। उत्तर पश्चिम, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहेगा। और किसान समाचार में आप बात कर लेते हैं कुछ और खबरों की और देखते हैं खास खबर। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच के कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अतीक और अशरफ की पुलिस हिरासत में हुई हत्या की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की गई है। अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू। यात्री ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में 62 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा इस साल 1 जुलाई को शुरू होगी और यात्रा का समापन 31 अगस्त को होगा। शेरपा ट्रैक के हेल्थ वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक गोवा में आज से शुरू हो गई है। 19 अप्रैल तक चलने वाली बैठक में भारत की ओर से निम्न मध्यम आय वाले देशों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। सौराष्ट्र तमिल संगमम शुरुआत की पूर्व संध्या पर सोमनाथ मंदिर में लेजर शो का आयोजन किया गया। रंग बिरंगी रोशनी से सोमनाथ मंदिर जगमगा उठा। पंजाब के अमृतसर में भाजपा नेता बलविंदर गिल पर रविवार देर रात जानलेवा हमला हुआ। हमलावरों ने घर के बाहर बलविंदर गिल को गोली मारी। गंभीर हालत में बलविंदर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। शेट्टर सोमवार की सुबह बेंगलुरु स्थित कांग्रेस दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। सरकार ने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का निर्णय लिया है। सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में इन मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करेगा। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,111 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 6,313 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं और देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 60,313 है। देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ा है। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220.66 करोड़ से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं, जिनमें 95.21 करोड़ दूसरी खुराक और 22.87 करोड़ एहतियाती खुराक दी जा चुकी है। तो किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।